Hello 10th class students, welcome you all in your online classroom of History and Civics. Students, today's our topic is part 3rd, that is the powers of the president. Students, our constitution has provided a lot of powers to the Indian president. Some of them are executive powers, legislative powers, financial powers, judicial powers, discretionary powers and emergency powers. One by one, I will discuss these powers with you of the president. In this video, I will cover the executive powers and the legislative powers of the president. First of all, about the executive powers. First thing, keep in your mind, actually students, the thing is happened. I have experienced that students actually note down the wrong answer. They confused about the powers of the president. If in the question they are asking to give the answer of the legislative powers, they answer the judicial powers. If they are asking about the executive, then they give the financial powers. So you must keep some points in your mind. I will tell you when I will discuss the various powers with you. Firstly, if I talk about the executive power, you must keep in your mind that in the executive power, the president appoint the various ministers. Okay, executive power, under the executive power, the main power of the president is to appoint the various ministers, various officers, high authority officers of the India. Okay. The first point is the president is the supreme commander of armed forces of India. जो president होता है देखो, he is the supreme commander. Supreme commander होता है of armed forces. जो भी forces हैं, all the three forces, navy है, air force है, army है, तीनों forces का president supreme commander होता है. So, he or she has the power to declare war or to conclude a treaty. तो war, अगर किसी कंट्री के साथ हमारी वॉर होती है, उस वॉर को डिक्लेयर करना, या फिर ट्रीटी मीन्स समझौता कर लेना किसी कंट्री के साथ, तो ऐसी जो पावर है वो होती है प्रेसिडेंट के पास टू डिक्लेयर वॉर और टू कंक्लूड अ ट्रीटी. नेक्स्ट इज ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट इज ही अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स. देखो जो स्टेट्स के आपको पता है सभी स्टेट्स का एक गवर्नर होता है. तो जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है. एंड दे आर कॉल्ड द एक्चुअली में दे आर द लाइक एम्बेसडर्स ऑफ द प्रेसिडेंट टू वेरियस स्टेट्स. वो जो गवर्नर्स होते हैं बेटा स्टेट्स में, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही काम करते हैं. ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ही एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो वहां पर वर्क करते हैं इन द स्टेट्स. तो ही अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं. द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया में, उसके अपॉइंट करेगा ये ऑफिसर को. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑडिट करता है अकाउंट्स को, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को जो ऑडिट करता है. ठीक है. एंड देन मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसके मेंबर्स को भी यही प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. एंड देन आल्सो द अदर मेंबर्स, अदर हाई ऑफिसर्स आल्सो. तो ही अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ओके, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज ही अपॉइंट्स इंडियन एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज. तो इंडियन जो एम्बेसडर्स है उनको अपॉइंट करेगा. देखो एम्बेसडर्स कौन होते हैं? इंडियन एम्बेसडर्स आपने सुना होगा, कनाडा एम्बेसी, यूएसए एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी. तो एक्चुअली बेटा क्या होता है कि एक कंट्री के जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरी कंट्री में एज ए एम्बेसडर्स वर्क करते हैं.
टू प्रमोट डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए एक कंट्री दूसरे कंट्रीज में अपने कुछ एक पर्सनस को अपॉइंट करती है, दे आर कॉल्ड द एम्बेसडर्स। तो जो इंडियन जो ऐसे एम्बेसडर्स होते हैं टू द अदर कंट्रीज, जो इंडियन के एम्बेसडर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज ऑल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जो भी ट्रीटीज होंगी, अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल लेवल पर एग्रीमेंट कोई हो रहा है, आर कंक्लूडेड ऑन हिज नेम। तो प्रेसिडेंट के नेम मीन्स प्रेसिडेंट ही कंक्लूड करेगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, देन द इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स आर डन, आर साइंड बाय द प्रेसिडेंट। लास्ट इज इन द एग्जीक्यूटिव पावर्स, he directly administers the UTs. UTs means यूनियन टेरिटरीज। जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, देखो मैंने बताया था आपको पहले भी, ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज दैट इज दिल्ली एंड पौंडीचेरी हैव देयर लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो अदर यूनियन टेरिटरीज हैं, दे आर एडमिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स। प्रेसिडेंट वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करेगा and then he directly administers the union territories of the India. So these are your executive powers. First of all, the president is the supreme commander in chief of all the armed forces of India. He or she has the power to declare war or to conclude a treaty. He appoints the prime minister and the council of ministers. He appoints the governors of the states, the judges of the Supreme Court, High Court, Attorney General of India, and Comptroller and Auditor General. Members of the Election Commission are also appointed by him. He appoints Indian ambassadors to other countries. All treaties and international agreements are concluded on his name. He directly administers the union territories through administrators. So these are the executive powers. Next, I am going to tell you about the legislative powers. Legislative, देखो legislative, you know the meaning of the legislative, that is the law making. तो जो भी law making powers होती हैं, mainly जो लॉ से रिलेटेड होती हैं, राइट। जो भी लॉ मेकिंग देखो पावर्स होती हैं, लाइक आपको पता ही है कि कोई भी बिल है, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था आपने कि कोई भी बिल होता है वो तभी लॉ बनता है आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऐसे ही और भी पावर्स हैं लॉ मेकिंग कंडीशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही कैन समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। देखो कॉल समन मीन्स कॉल करना, तो वो कभी भी मीटिंग को कॉल कर सकता है, पार्लियामेंट की मीटिंग को, एंड प्रोरोग मीन्स डिसमिस द मीटिंग। कॉल कर सकता है, डिसमिस कर सकता है पार्लियामेंट की मीटिंग को, एंड डिसॉल्व द लोकसभा। तो उसके पास राइट होता है लोकसभा को डिसॉल्व करने का। नेक्स्ट इज ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एज कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। देखो जब भी कभी फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा पार्लियामेंट का, या तो फिर जब जनरल इलेक्शन हो चुके हैं, लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट मीटिंग होगी, तब प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा फर्स्ट सेशन को। जब बिगिनिंग में कमेंसमेंट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन, एंड एट द न्यू ईयर, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तब भी जब बिगिनिंग होती है फर्स्ट सेशन की, एट द टाइम पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट। ही कैन आल्सो समन अ ज्वाइंट मीटिंग। एक ज्वाइंट मीटिंग को देखो वो कॉल कर सकता है, और बोथ हाउसेज इन केस ऑफ ए डेडलॉक। यहाँ पे देखो वर्ड गिवन है, इन केस ऑफ ए डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्चुअली में देखो आपको पता है कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर टर्न वाइज बिल को पास करते हैं, देन उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर हिज सिग्नेचर। बट अगर देखो लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर एग्री नहीं हो रहे हैं किसी बिल को लेकर, उनमें आपस में कंफ्यूजन है, ठीक है, तो एट द टाइम एक ज्वाइंट मीटिंग करेगा प्रेसिडेंट, एंड देन टू सॉल्व दिस डेडलॉक। तो दैट इज कॉल्ड द डेडलॉक। ही मे अपॉइंट अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो किसी भी मेंबर को लोकसभा में या फिर राज्यसभा में वो अपॉइंट कर सकता है, in case if the seat of the speaker and the chairman of राज्य सभा fall vacant। देखो अगर लोकसभा में स्पीकर की सीट खाली हो गई है, वैकेंसी पर है वो, या फिर डिप्टी स्पीकर भी, राज्यसभा में जो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, उनकी सीट वैकेंट है, तो उस टाइम पर वो किसी भी को भी अपॉइंट कर सकता है लोकसभा में और राज्यसभा में एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ही नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स। आपको पता ही है 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है टू द राज्यसभा एंड 2 मेंबर्स टू द लोकसभा। तो ये भी इसकी लेजिस्लेटिव पावर है।
Any bill become law after the president sign. Simple. The governor may reserve some bills passed by the state. अब देखो मैंने बताया कि जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रेसिडेंट का। तो गवर्नर किसी बिल को रिजर्व कर सकता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर लगता है कि गवर्नर को जो स्टेट लेजिस्लेटिव में कोई बिल पास हुआ है, ठीक है, उसमें उसको लगता है कि कंसिडरेशन वहां पर रिक्वायरमेंट है प्रेसिडेंट की असेंट की, तो उस टाइम उस गवर्नर उस बिल को होल्ड कर सकता है और उसको आगे वो पास कर देगा टू द प्रेसिडेंट। ओके, ही हैज अ पावर टू इशू द ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। देखो ऑर्डिनेंसेस, ये ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनेंसेस आर द स्पेशल ऑर्डर्स issued by the president when parliament is not in session। मैंने बताया था आपको कि 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। तो अगर इन तीनों सेशंस में ब्रेक होती है, अगर उस टाइम पर किस टाइम कोई ऑर्डर इशू करना पड़ता है इन द केस जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनेंसेस। तो प्रेसिडेंट के पास राइट होता है, पावर होती है टू इशू द ऑर्डिनेंसेस। और जब बेटा ऑर्डिनेंसेस इशू हो जाएंगे, स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं जी, जब ये इशू हो जाएंगे उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट, उसी के बाद इमीडिएटली जब उसका सेशन स्टार्ट होगा तो विद इन 6 मंथ्स इन ऑर्डिनेंसेस को पास आउट होना कंपल्सरी है। तो पार्लियामेंट इनको ऑर्डिनेंसेस को पास करेगी विद इन 6 मंथ्स। अगर पार्लियामेंट में ये ऑर्डिनेंसेस पास नहीं होंगे देन दे डिक्लेयर एज इनवैलिड, तो वे इनवैलिड हो जाएंगे। Means the president has the power to issue ordinances when parliament is not in session, but when parliament comes in session, जब वो सेशन में आ जाएगी पार्लियामेंट, तो विद इन 6 months पार्लियामेंट से में ये ऑर्डिनेंसेस को पास होना कंपल्सरी है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। दीज आर योर लेजिस्लेटिव पावर्स दैट ही कैन समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोक सभा। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द commencement of the first session. He can also summon a joint meeting of both houses in case of a deadlock. He may appoint a member of the Lok Sabha and Rajya Sabha to preside in case if the seat of Speaker and Chairman of the Rajya Sabha fall vacant. He nominates 12 members to Rajya Sabha and 2 members to Lok Sabha, and it will becomes law after President's sign. The governor may reserve some bills passed by the state legislatures for the consideration of the President. He has power to issue the ordinances when Parliament is not in session. This is all about today. Have a nice day. Goodbye all of you.